एक कहानी 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के आधार पे लिखा गया है। एक कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति और समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। मानवता ही एकमात्र धर्म है। सन 1971 महीने मार्च का था। उन दिनों वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन सर्चलाइट के वजह से बांग्लादेश में जेनोसाइड यानी नरसंहार चल रहा था। करीबन 2 लाख से 30 लाख लोगों की हत्याएं हुए थे। 2 लाख से 40 लाख बंगाली महिलाओं की बलात्कार भी हुआ था। उस समय बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी देने के लिए। उसी समय जमाते इस्लामी के धार्मिक नेताओं ने घोषणा किए थे कि बंगाली महिलाएं पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि वार बूटी है। परिणाम था 70 मिलियन लोगों में से 30 मिलियन लोग घर से बेघर हो गए थे। ज्यादा से ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़ के इंडिया पे रेफ्यूजी बन गए। उसे एक पल में अपनी जमीन छोड़नी पड़े, शायद उसे ही पता है अपनी मिट्टी की खुशबू की कीमत क्या होते हैं। मैत्रा फैमिली के बैल्कोनी में सुबह रेडियो चल रहा था। दिनेश बाबू बैल्कोनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दिनेश बाबू की पत्नी मिसेस मल्लिका एक प्याला चाय लेके आई और दिनेश बाबू के साथ रेडियो सुनने लगी। मिसेस मल्लिका: मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, मुझे बहुत चिंता होती है हमारी बेटी अर्ना को लेकर। हाँ, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता और कितने दिन हम बांग्लादेश पे रह सकते हैं। मुझे लगता है हमें भी सब कुछ छोड़ के इंडिया जाना पड़ेगा। बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध चलने के दौरान फ्री बंगाल रेडियो सेंटर का एक बहुत बड़ा योगदान था। फ्री बंगाल रेडियो सेंटर बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध के बारे में पूरी बांग्लादेश के लोगों को परिचय करवा रहा था, ताकि बांग्लादेश के लोगों की मानसिक स्थिति बनी रहे। उस दिन भी दूसरे दिन की तरह रेडियो में प्रोग्राम चल रहा था। समाचार के बाद संगीत भी चलने लगे। रेडियो सेंटर के सारे सिंगर्स बहुत अच्छा गाते थे, पर अकील शाह के गले में एक ऐसा जादू था जो बांग्लादेश के लोगों की रूह को ठंडक पहुंचाती थी। इस मुक्ति युद्ध, सामूहिक बलात्कार और नरसंहार में भी सब में एक उम्मीद जगाए रखती थी। भाई, तुम्हारे आवाज में एक ऐसा जादू है जो बांग्लादेश के लोगों में उम्मीद की किरण बनाए रखे हैं। दोस्त, मैं तो बस एक प्यार का पुजारी हूँ। मेरे दिल में जो प्यार के अनोखे दास्तां है, वो मैं पूरे बांग्लादेश में मेरे आवाज के जरिए पहुंचाने की कोशिश में लगा हूं। हालत बहुत ही खराब होते जा रहे थे, क्योंकि सामूहिक बलात्कार बढ़ते ही जा रहे थे। लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अर्ना मैत्रा की कॉलेज में इम्तिहान चल रहा था। अर्ना कॉलेज के लिए निकल ही रही थी कि अचानक से मिसेस मल्लिका आई। तुम्हें एक कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल ही एक 17 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है, वो भी बंगाली हिंदू थी। हालत इतने खराब होते जा रहे हैं कि यहाँ जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है। पर माँ, बिना परीक्षा के मैं कैसे ग्रेजुएट बनूंगी? मुझे जाना ही होगा। लेकिन मिसेस मल्लिका नहीं मानी। अर्ना रोते हुए उसके पापा के पास गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज खुद लेके जाऊंगा, लेकिन आज मुझे बहुत ही जरूरी काम है, तो मुझे थोड़ा देर होगा तुम्हें घर वापस लाने के लिए। तुम कॉलेज पर ही रुकना और भूल से भी अकेले आने की कोशिश ना करना। अर्ना इम्तिहान के बाद कॉलेज में अपने पिता के लिए इंतज़ार करने लगी, पर वक्त निकलने लगा और कॉलेज पूरा सुनसान होने लगा। अर्ना बहुत ही घबराई हुई थी। यहाँ पे अकेली रहूंगी तो बलात्कार की संभावनाएं बढ़ते ही रहेंगे। इससे अच्छा है
मैं घर के लिए लेकर पड़ूं। अंधेरा भी हो रहा है, रास्ते में चलूंगी तो कुछ लोग तो मिलेंगे। इस वीराने से कॉलेज से तो रास्ता ही ठीक है। अर्ना निकल पड़ी घर की ओर, लेकिन कुछ देर चलने के बाद अर्ना के रास्ते में वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री चले आए। बंगालियों में द पब्लिक प्रॉपर्टी, चलो इसका मजा लिया जाए। हाँ, इंतजार किस बात की? इतनी लजीज परी हमें कहाँ मिलेगी? और उन लोगों ने अर्ना को पूरी तरह से घेर लिया। अर्ना जोर से चिल्लाने लगी। उन लोगों ने अर्ना को चपेट लिया और सब उसको खींचने लगे। अर्ना बहुत जोर से चिल्लाने लगी। ठीक उसी वक्त अकील और उसकी दोस्त अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी रास्ते से अचानक उन दोनों ने एक लड़की की चीखने की आवाज सुनी और फिर उन्होंने देखा एक लड़की को वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री ने चपेट के रखा है। अकील और उसके दोस्त तुरंत उस लड़की के पास गए। तुम लोग छोड़ो उस लड़की को। एक मुसलमान हो के हिंदू बंगाली लड़की को बचाने आए हो? हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ, पर मुसलमान होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। तुम लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बंगाली वुमेन पब्लिक प्रॉपर्टी है? उनको सिर्फ बलात्कार करो। उन अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना के चले गए, और अब हम लड़ रहे हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लिए। पर वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्रियों ने अकील और उसके दोस्त को मारने लगे। अकील और उसके दोस्त पूरी जोर से उन सब से लड़ने लगे। इस बीच एक पाकिस्तानी मिलिट्री ने अर्ना को खींच के दूर ले जाने की कोशिश की। अकील तब बहुत गुस्से में आके सबको मारने लगा और फिर वो दौड़ते हुए अर्ना के पास गया। अकील ने उस मिलिट्री को इतने गुस्से से मारा कि बाकी सब मिलिट्री डर के वहाँ से भाग गए। अर्ना बहुत डरी हुई थी और बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मोहतरमा, अब ठीक तो है? आपको तो पता ही है ना, बांग्लादेश में जेनोसाइडल रेप चल रहा है। इन सामूहिक बलात्कार के समय आपको इस तरह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अर्ना और जोर से रोने लगी। बस अब और अपनी आंखों की कीमती आंसू मत बहाइए। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ के आऊं। रास्ते में चलते समय अकील बहुत प्यार से अर्ना के साथ बात करने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक फरिश्ते की तरह आए हो। मोहतरमा, आप इतनी खूबसूरत हो कि आपकी तुलना अगर हम जन्नत से भी करें तो कम होगा। फरिश्ते को तो आना ही था जन्नत को बचाने के लिए। ठीक उसी वक्त दिनेश बाबू वहाँ पहुंचे, पर डर के मारे वो सामने नहीं आया। उस दिन ये तय हो गया, अर्ना की कॉलेज यहीं पर ख़त्म होती है। अर्ना पूरी शाम रोती रही, लेकिन तभी रेडियो में आवाज़ गूंज उठा। वो आवाज़ जो बांग्लादेश की सारी रूह को एक सुकून दे रहा था। गाने के आखिर में वो इंसान जो गा रहा था बोला, मैं अकील शाह और मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दिन एक फरिश्ते की मुलाकात एक जन्नत से होता है। एक दिन बहुत सारे राक्षस आके जन्नत पर आक्रमण किए। वो जन्नत पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत थी, जिसे देखते ही आप एक ख्वाबों की दुनिया में खो जाएंगे। ऐसे पाक और हसीन से जन्नत को फरिश्ते कैसे उन राक्षस के हाथ छोड़ देते। अल्लाह ने इसीलिए उस वक्त फरिश्ते को जन्नत के पास भेज दिया ताकि जन्नत को कोई आंच ना आए। आखिर में फरिश्ते ने जन्नत को बचा ही लिया। उस दिन फरिश्ते और जन्नत के बीच एक बहुत ही अनकही अनोखा रिश्ता शुरू हुआ। अर्ना को महसूस हुआ अकील की एक कहानी उसके लिए है, और तब उसके आंसू मुस्कुराहट में बदल गए।
और बांग्लादेश के लोगों की रूह को एक कहानी, एक आशा की उम्मीद दे रही थी। सामूहिक बलात्कार के इस भयानक से काले बादलों में भी ये प्रेम कहानी खुशियों की और आशाओं की बीज बुन रही थी। हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। हिंदू बंगाली महिलाओं को बलात्कार करके मारा जा रहा था और बंगाली मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार करके शुद्ध मुस्लिम बच्चे पैदा करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। इस सामूहिक बलात्कार या फिर जेनोसाइडल रेप को लेकर फ्री बंगाल रेडियो सेंटर में अल्फाज बयान किया जाता था। बांग्लादेश की ये जेनोसाइडल रेप के कारण बहुत सारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बर्थ ऑफ बर्थ चाइल्ड, एबॉर्शंस, सुसाइड्स एंड चाइल्ड किलिंग्स हो रहे थे। बांग्लादेश के लोगों के आत्माओं को मार रहे थे ये जेनोसाइडल रेप। अकेले ये सारी बातें लोगों के दिल को और भी ज्यादा तोड़ देगा। तुम जन्नत और फरिश्ते का प्रेम कहानी को आगे बढ़ाओ। फरिश्ते को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे जन्नत से सहयोग स्थापन करें, क्योंकि जन्नत फरिश्ते से बहुत दूर भी थी। तो फरिश्ते ने सोचा कि वो अपने दिल के अल्फाजों को अपने गानों से बयान करेगा, जो हवा के झोंकों के साथ शायद जन्नत तक पहुंच जाए। हर एक दिन फरिश्ता एक गाना गाता था, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन जन्नत को फरिश्ते की दिल की हालत समझ में आए। पर बहुत दिन हो गए और जन्नत से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अकील गाने गाते हुए हर रोज कहानी को जिंदा रखता था। दूसरी तरफ जहां जेनोसाइडल रेप और जेनोसाइड चल रहे थे, वहां लड़कियों की पढ़ाई भी उस वक्त एक लग्जरी जैसी लगने लगी थी। बहुत सारी लड़कियों की एडुकेट होने का सपना यहीं पे ख़त्म हो गया, जैसे कि अर्ना। लेकिन फ्री बंगाल रेडियो सेंटर ने जन्नत और फरिश्ते की प्रेम कहानी से इन सारे बांग्लादेश की रूह में एक उम्मीद की किरण जगाए रखी थी। अर्ना रेडियो को सुनते सुनते अकील को पूरे दिल से चाहने लगी, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अकील को अपने दिल के अल्फाज कैसे बताए, क्योंकि उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। इस बीच मित्रा हाउस में एक मुसलमान चूड़ी बेचने वाला आया। मिसेस मलिका बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि अर्ना उनके पास चूड़ी खरीदने को गई थी। चूड़ी वाले, अब चाहिए यहाँ से, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, चाहिए आप यहाँ से। माँ, ये गरीब मुसलमान को इस तरह मत भगाओ, मेहरबानी करके कुछ चूड़ियाँ ले लीजिए ना। आप यहाँ से जाते हैं, किसी को बुलाओ, चाहिए यहाँ से। मोहन, इनके जाने के बाद पूरा आंगन पानी से धुलाओ। मुझे मेरे घर पे मुसलमान की छाया तक नहीं चाहिए। मल्लिका, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा? आप बोल रहे हो ज्यादा? जब हमारी हिंदू महिलाओं की बलात्कार करते हुए वो लोग हमारी महिलाओं की स्तन को काट के फेंकते हैं, तब कहाँ जाती है उन लोगों की मानविकता? इन सब के बीच बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के लिए फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे बांग्लादेश की समाजतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए। चारों ओर सिर्फ लाशों की भंडार देखने को मिल रहा था। बांग्लादेश की लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट रही थी। फ्री बंगाल रेडियो सेंटर बहुत सारे प्रोग्राम करने लगे बांग्लादेश में उम्मीद बनाए रखने के लिए, और चलता रहा जन्नत और फरिश्ते की ये प्रेम कहानी। फरिश्ता इस इंतजार में है कि कब जन्नत की तरफ से कोई संदेशा आएगा। क्या जन्नत फरिश्ते के दिल के हालत समझ रही है? सिर्फ फरिश्ते नहीं, पूरी बांग्लादेश की लोगों को इस कहानी में जन्नत की इंतजार है। आज फरिश्ते ये ऐलान करता है पूरे बांग्लादेश के लोगों के सामने, अगर जन्नत 3 दिन के अंदर फरिश्ते को उसकी दिल की बातें नहीं बोलती है तो फरिश्ते हमेशा के लिए चला जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मिस्टर दिनेश उनके जान पहचान वाले रहमान अली के रिक्शे में घर वापस लौट रहे थे। अर्ना बेटी अभी बहुत बड़ी हो गई है ना? हाँ, वो बहुत बड़ी हो गई है। अभी तो वो कॉलेज भी जाती है, पर हालात छोड़ो ये सब, घर आओ किसी दिन। समय बदल गया है बाबू। अभी हम मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के घर पहले की तरह नहीं जा सकते। अभी हाल ही में
एक बाबू के समान रिक्शा से उतरकर उसके घर के आंगन में सो रहा है और उनकी धर्मपत्नी चिल्लाने लगी कि हमारे घर में मुसलमान का छाया भी ना पड़े। फिर उन लोगों ने पवित्र गंगा जल से आंगन को धुलाया। कुछ दिन बाद मोहन मित्रा हाउस में आके रोते हुए बैठ गया। क्या हुआ मोहन? मेरे बहन को उन लोगों ने बलात्कार करके मार डाला। उसी वक्त मैत्रा हाउस में इतने सारे लोग थे, सब डर गए। दिनेश बाबू ने इंडिया जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अर्ना इंडिया नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसका प्यार अभी जो अधूरा था। फ्रीडम फाइटर्स का मुक्ति युद्ध और भी ज्यादा उमंग के साथ चलने लगा और बांग्लादेश के लोग फरिश्ते और जन्नत का प्रेम कहानी की अंत जानना चाहते थे। अर्ना ने ये तय कर लिया कि उसके इंडिया जाने से पहले वो अपनी दिल की आवाज अकील तक पहुंचा के जाएगी। अर्ना ने चिट्ठी लिखी। ये दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। इस दिल के सारे बूंद सिर्फ आपके लिए महसूस होते हैं। मुझे हवा के साथ उड़ना नहीं है, नहीं मुझे नदी के साथ बहना है। मुझे तो सिर्फ आपके साथ यादगार पल बिताने हैं। ये चिट्ठी मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर का गाना ये गाना बजा देना अपने रेडियो चैनल पे। अगर तुमने ये गाना बजा दिया तो मैं समझूंगी कि मैं भी मेरे साथ कुछ हसीन लम्हे गुजारने हैं और मैं तुम्हारे साथ बांग्लादेश में रुक जाऊंगी। और अगर तुमने ये गाना नहीं बजाया तो फिर मैं हमेशा के लिए इंडिया चली जाऊंगी। अकील ने अभी तक कहानी का अंत नहीं बताया था। रेडियो स्टेशन के बाकी सब पूछने लगे, तुमने अभी तक कहानी का अंत क्यों नहीं बताया? अकील सोचने लगा था, शायद दिल को ये लगता है कि जन्नत जरूर उसका जवाब भेजेगी। अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे इस कहानी का अंत नहीं पता है। फरिश्ते को शायद पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़े, लेकिन फरिश्ता और 2 दिन इंतजार करेगा। और जन्नत ने अगर कोई भी जवाब नहीं भेजा, फरिश्ता हमेशा के लिए चला जाएगा। तीसरा दिन फाइनली आ ही गया। अर्ना पूरी दिन फ्री बंगाल रेडियो सेंटर से इंतज़ार करने लगी कि कब वो गाना बजेगा, पर पूरी दिन बीत गया और वो गाना नहीं बजा। अर्ना का दिल पूरी तरह से टूट गया।
उस रात अचानक से रहमान अली मित्रा फैमिली की दरवाज़ा खटखटाने लगे। दिनेश बाबू ने दरवाज़ा खोला। रहमान बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ रहमान? इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबू, अब सब अभी घर चढ़ के चले जाइए। बिटिया रानी को पाकिस्तानी मिलिट्री अभी उठाने आ रहे हैं। क्या? जल्दी कीजिए, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आ गए, जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है। दिनेश बाबू बहुत घबरा गए। बाबू, वो लोग आ गए, पीछे के दरवाजे से चलिए। सब छुट के चलिए, जल्दी, जैसे हैं वैसे ही चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री चारों ओर थी, कोई रास्ता नहीं था। बाबू, आप सब इस पटसन की छड़ी को मुंह में लेते हुए पानी में डुबकी लगाइए, जल्दी। मैं तब तक इन सब पर ध्यान रखता हूँ। रहमान, ये क्या बोल रहे हो तुम? बचने का बस यही एक तरीका है। इस पटसन की छड़ी से सांस लेते रहिए। वो लोग अब सबको पानी में भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भी वो तलवार लेके वो पटसन की छड़ी को काटते रहेंगे। आप सब जितने भी पटसन की छड़ी है, उन सबके नीचे ही रह जाना। 2 घंटे बाद वो सब पानी से बाहर निकल के आए। रहमान की ये एहसान मित्रा फैमिली कभी नहीं भूले। मित्रा फैमिली हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ के इंडिया चले गए। 3 दिन बाद अकील का मृत शरीर मिला। फ्री बंगाल रेडियो सेंटर से उसे विशेष रूप से सम्मानित किया गया, क्योंकि अकील बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर का एक खास योद्धा था। अर्णा को कभी पता नहीं चला कि अकील तक वो चिट्ठी कभी पहुंची ही नहीं। अकील तक वो चिट्ठी पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गया। जिस रात अकील को वो चिट्ठी मिलने वाला था, उसी रात अकील मुक्ति वाहिनी के एक महत्वपूर्ण मिशन पे निकल पड़ा था। बांग्लादेश के लोगों को जन्नत और फरिश्ते की कहानी का अंत कभी नहीं पता चला। अर्णा की चिट्ठी फ्री बंगाल रेडियो सेंटर के बहुत सारे फाइलों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। आज भी जब हम बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे। देश के पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे देखते हुए देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया। बंटवारा असल में देश का नहीं हुआ था, बंटवारा तो हुआ था मुसलमानों का। कभी सोचा है अगर हिंदुस्तान का कभी बंटवारा ही नहीं होता तो हिंदुस्तान आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश होता। आज भी जाति धर्म के नाम से भेदभाव होते रहते हैं। आज भी पॉलिटिशियंस हम सबको अपने फायदे के लिए आपस में लड़वाते रहते हैं। छोड़ ही दीजिए ना ये धर्म और जाति के नाम के भेदभाव। आंखों की पट्टी अगर अब नहीं खुलेगी तो क्या 50 साल बाद जाके खुलेगी? सोच के देखिए, तब तक शायद बहुत नुकसान हो जाएगा।